नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने देशव्यापी विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की तैयारी शुरू कर दी है। 10 सितंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा होगी। यह देश भर में एसआईआर की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। चुनाव आयोग की बैठक में सीईसी ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी शामिल होंगे। आयोग ने पहले ही एसआईआर कराने की प्रतिबद्धता जताई थी और 1 जनवरी 2026 की कट ऑफ तिथि के साथ इसकी संभावना जताई जा रही है। 24 जून को आयोग ने देश के लिए एसआईआर का आदेश जारी किया था, लेकिन शुरू में इसे सिर्फ बिहार में लागू किया गया क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार एसआईआर के तहत मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। बिहार में सभी मौजूदा मतदाताओं को फॉर्म जमा करना था और 2003 के बाद जोड़े गए लोगों को 11 दस्तावेजों से पात्रता साबित करनी थी। बिहार में एसआईआर आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, लेकिन फिलहाल फैसला लंबित है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जानी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने पिछले 2 महीनों में मिले वोटरों के आवेदनों में से लगभग 40% को फर्जी दस्तावेज बताकर खारिज कर दिया है। आम तौर पर यह दर 15% रहती है, लेकिन इस बार बड़ी संख्या में आवेदन खारिज होने से सियासत गर्मा गई है। 1 जून से 7 अगस्त के बीच 10.04 लाख आवेदन आए थे, जिनमें से 6.05 लाख पर कार्रवाई हुई और 40.23% को फर्जी मानकर नामांकन नहीं किया गया। सबसे अधिक खारिज आवेदनों वाले जिले मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण 24 परगना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को बैकडोर एनआरसी कहा है और गरीबों व हाशिए पर रहने वालों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश बताया है। कांग्रेस और टीएमसी ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का भी आरोप लगाया। वहीं सीपीएम ने भी फर्जी दस्तावेजों की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। भाजपा ने आयोग का बचाव करते हुए कहा कि यह कार्रवाई साबित करती है कि फर्जी मतदाताओं का खतरा असली है और टीएमसी ने पहले भी निर्वाचन मशीनरी का दुरुपयोग किया है। आयोग ने गड़बड़ियों पर अधिकारियों को निलंबित कर सख्ती दिखाई है और अब हर प्रविष्टि की दोबारा जांच की जा रही है। दिल्ली दंगों के आरोपित शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। इमाम को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। यह मामला फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि ये दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि पहले से योजनाबद्ध खतरनाक साजिश थे। इमाम पर दंगों का साजिशकर्ता होने का आरोप है और उन पर यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। हाईकोर्ट ने इमाम के साथ उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, शिफाउर रहमान, मिरान हैदर और शादाब अहमद सहित कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज की थीं। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट में इमाम की याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में शनिवार को नरेगा कार्यकर्ताओं और मजदूरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाया कि मनरेगा योजना को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। नरेगा कार्यकर्ता मुकेश ने कहा कि योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और पलायन रोकने की उम्मीद थी, लेकिन अब सिर्फ संघर्ष दिख रहा है। राम बेटी ने बताया कि जियो टैगिंग और अन्य नई तकनीकों के कारण जॉब कार्ड नहीं बन पा रहे और भुगतान रुक रहा है, जिससे महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं। कार्यकर्ताओं ने वेतन भत्ता, बेरोजगारी भत्ता की मांग की और फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली में आगे आने वाली समस्याओं को दूर करने की बात कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन नरेगा संघर्ष मोर्चा ने किया था, जिसमें 11 राज्यों के मजदूर शामिल हुए। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 20 साल पुरानी योजना है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना माना जाता है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को फिर से पार्टी में शामिल कर लिया है। कुछ महीने पहले पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में उन्हें निष्कासित किया गया था। शनिवार को अशोक सिद्धार्थ ने हाथ जोड़कर मायावती से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने लिखा कि जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए वे माफी चाहते हैं और आगे केवल पार्टी अनुशासन में रहकर काम करेंगे, साथ ही रिश्तेदारी का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। मायावती ने उनकी माफी स्वीकार करते हुए
निष्कासन रद्द कर दिया और कहा कि अब उन्हें पार्टी और बीएसपी मूवमेंट को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। उन्होंने आशा जताई कि अशोक सिद्धार्थ अन्य कार्यकर्ताओं की तरह पूरे मन और तन से पार्टी और आंदोलन में योगदान देंगे। मायावती ने कहा कि यह निर्णय पार्टी और मूवमेंट के हित में लिया गया है और अशोक सिद्धार्थ अब पूरी तरह से वफादार रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने करारा हमला बोला है। दरअसल चिराग पासवान ने हाल ही में कहा था कि 2010 में उन्होंने 133 सीटों पर और 2020 में 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, इसलिए इस बार सीट बंटवारे में उन्हें इसी दायरे में सीटें मिलनी चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि हम उनका चाल और चरित्र 2020 से जानते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जरूरत है कि बिहार और भारत में एनडीए मजबूत हो और सब मिलकर गठबंधन को मजबूत करें। वहीं जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में उन्होंने यह क्यों कहा कि हम अकेले भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो इस पर मांझी ने सफाई देते हुए कहा कि कभी कभी कार्यकर्ताओं को संदेश देने के लिए ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं, लेकिन हमने यह जरूर कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी भी पूरी रखी जाएगी। बिहार में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला और कहा कि जिन्होंने पिछले 20 सालों तक बिहार पर राज किया, उनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता। तेजस्वी ने कहा कि आज भी राज्य शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और निवेश के मामले में सबसे पिछड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उनका दिया नारा पढ़ाई, कमाई, दवाई अब विरोधी दल नकल कर रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार में महिलाओं की पेंशन बढ़ाई गई, जबकि नीतीश कुमार की सरकार ने सिर्फ नकल की। इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्मा रहा है। इस बार एनडीए, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएल गठबंधन और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। केरल कांग्रेस ने शनिवार को एक विवादास्पद सोशल मीडिया पोस्ट पर माफी मांगी, जिसमें बिहार की तुलना पीढ़ी से की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पोस्ट जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तंज करने के लिए किया गया था, लेकिन यह तेजी से वायरल हो गया और बिहार के नेताओं ने इसे अपमानजनक बताया। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस ने पोस्ट हटा दिया और गलती स्वीकार की। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि यह गलती और सावधानी की कमी थी और पार्टी इसका समर्थन नहीं करती। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया टीम और एडमिन ने पोस्ट वापस ले लिया है। इस बीच पार्टी के डिजिटल मीडिया सेल प्रमुख और पूर्व विधायक वीटी बलराम ने इस्तीफा दे दिया। भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे पूरे बिहार का अपमान बताया। गुजरात के पंचमहल जिले में बड़ा हादसा हो गया। पावागढ़ पहाड़ी मंदिर में रोपवे के लिए निर्माण सामग्री ले जा रही एक ट्रॉली अचानक टूटकर नीचे गिर गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब मालवाहक रोपवे का एक केबल तार टूट गया और ट्रॉली गिर पड़ी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पंचमहल के डीएसपी हर्ष दुधात ने पुष्टि की कि इस हादसे में 6 लोगों की जान गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की जांच की जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वेनेजुएला के लड़ाकू विमान अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के ऊपर से उड़कर खतरा पैदा करेंगे तो उन्हें मार गिराया जाएगा। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वेनेजुएला ने दक्षिण अमेरिका के पास लगातार 2 दिन तक एक अमेरिकी जहाज के नजदीक सैन्य विमान उड़ाए थे। इससे पहले अमेरिका ने एक जहाज पर हमला किया था, जिसमें नशीली दवाइयां ले जाने का शक था और उसमें 11 लोग मारे गए थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि मतभेदों का हल सैन्य संघर्ष नहीं है। वहीं व्हाइट हाउस ने प्यूर्टो रिको में 10 F-35 लड़ाकू विमान तैनात करने की घोषणा की है। ट्रंप लंबे समय से मादुरो के आलोचक हैं और उन्हें बड़े नार्को तस्करों में से एक बताते हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोटिंग कराने का फैसला किया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया और राज्य चुनाव आयोग को इसकी सिफारिश भेजने का निश्चय किया गया। सरकार का कहना है कि ईवीएम पर लोगों का भरोसा कम हो रहा है और मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार आ रही हैं। कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि आवश्यक कानूनी संशोधन 15 दिनों में तैयार कर राज्यपाल को भेजे जाएंगे। राज्य चुनाव आयुक्त जी.एस. संग्रेशी ने कहा कि अगर अधिनियम में संशोधन होता है
तो आयोग नए नियमों के अनुसार चुनाव कराएगा। वहीं भाजपा ने इस कदम का विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष PY विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस मतदान केंद्रों में गड़बड़ी कर चुनाव जीतना चाहती है और मतपत्र प्रणाली का इस्तेमाल इसी उद्देश्य से करना चाहती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को EVM पर भरोसा नहीं है तो विधानसभा भंग कर फिर से चुनाव कराए जाएं। श्रीनगर की ऐतिहासिक हजरतबल दरगाह में अशोक चिन्ह वाली उद्घाटन पट्टिका लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। शुक्रवार को नमाज के दौरान लोगों ने पट्टिका को पत्थरों से क्षतिग्रस्त कर दिया और नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस्लाम में मस्जिद या दरगाह में किसी भी तरह की मूर्ति की अनुमति नहीं है। इस पर राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक ने इसे तौहीद के खिलाफ बताया, जबकि वक्फ बोर्ड के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता दारखशा अंद्राबी ने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहा और गिरफ्तारी की मांग की। उनकी टिप्पणी पर PDP और NC समेत कई नेताओं ने आपत्ति जताई। सांसद आगा रुहुल्ला मेहंदी ने अंद्राबी के बयान को अस्वीकार्य बताया और इल्तिजा मुफ्ती ने इसे बीजेपी की सांप्रदायिक मानसिकता करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ बोर्ड पर पवित्र स्थलों की पवित्रता को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। विवाद के चलते मामला अब और राजनीतिक रंग ले चुका है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.